नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो राज्य में शुरू हो रही है चारधाम यात्रा पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि चारों धामों से पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगली तारीख तक बताए कि लाइव दर्शन की क्या व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं रहा। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने हरिद्वार कुंभ का हवाला देते हुए कहा कि पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसलिए चारधाम यात्रा को अभी फिलहाल हरी झंडी नहीं मिलनी चाहिए। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि जजमेंट पूरी तरह से पढ़ने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया जाएगा। जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। ठीक है, हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद अब चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का वहीं सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर एसओपी में जिक्र किया कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की बात कही गई है। एसओपी में 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए यात्रा शुरू होगी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले के यात्री दर्शन कर सकेंगे। वहीं 11 जुलाई से पूरे राज्य के लिए चारधाम यात्रा को खोलने की तैयारी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त दीपांकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, पहले सरकार ने कहा कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 3 जिलों के लोग ही यहां पर जा सकेंगे, वो भी सीमित संख्या में। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत ना की जाए, सिर्फ लाइव दर्शन पूजन किया जाए? तो क्या तर्क के साथ हाईकोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं? बिल्कुल नीलू, जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि हरिद्वार कुंभ में जिस तरह ये कोविड का फर्जीवाड़ा सामने आया, ऐसे हालात हैं और कोविड के हालात को देखते हुए फिलहाल चारधाम यात्रा शुरू ना की जाए। और जो ड्राफ्ट लेकर सरकार गई थी, जो एफिडेविट सरकार ने फाइल किया था कोर्ट में, उसमें उससे हाईकोर्ट कतई भी संतुष्ट नहीं था। हाईकोर्ट का कहना था कि आप अगली बार जब आए तो पूरी तैयारी के साथ आएँ और पूरे प्लान के साथ आएँ और बताएं कि क्या तैयारियां आपकी वहां पर हैं। नंबर 2, हाईकोर्ट ने यह भी वहां पर कहा कि आप वहां पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करिए और वो व्यवस्था किस तरीके की होगी ये भी आप बताएं। लेकिन कल का दिन जो बड़ा कंफ्यूजन का दिन रहा। सबसे पहले हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास, और इसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान सामने आया कि हम इस मामले का पूरा इसका जांच करेंगे और पूरे उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार जा सकती है। फिर देर शाम जो एसओपी आई लगभग 9 बजे के आसपास, उसमें फिर कहा गया कि यात्रा होगी। यानी अब हाईकोर्ट के आदेश और एसओपी में किसको सही माना जाए? हाईकोर्ट एक तरफ कह रहा है कि आप चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर सकते, हाईकोर्ट की रोक है, और दूसरी तरफ सरकार की एसओपी कहती है कि 1 जुलाई से यात्रा होगी। आज 29 तारीख है, कल का दिन बाकी है। अब जो हाईकोर्ट का लिखित आदेश आया है उसका जो परीक्षण सरकार करवाएगी, टेस्टिंग करवाएगी, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई राहत देगा या सुप्रीम कोर्ट से सरकार को कोई... बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में हाईकोर्ट कुछ कह रहा है और जो सरकार है वो एसओपी जारी कर रही है, तो क्या इसको माने कि जो फिलहाल 1 जुलाई की तारीख सरकार ने तय की थी चारधाम यात्रा की, वो फिलहाल टल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो एसओपी जारी हुई है लगभग कल रात 9 बजे के आसपास जारी हुई है और इसके बाद अभी सरकार का इस पर कोई पक्ष सामने नहीं आया है। आज चिंतन शिविर की आखिरी दिन है रामनगर में। अब देखना होगा कि सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल या सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या वर्जन सामने आता है कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अगर आप एसओपी में ये कह रहे हैं कि यात्रा शुरू होगी तो फिर किस तरीके से होगी? या तो सरकार को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाके इसमें एक राहत लेकर आएगी और यात्रा शुरू करेगी, या फिर हाईकोर्ट का अगर आदेश लागू होता तो फिर यात्रा नहीं हो पाएगी। यानी अभी जब तक सरकार अपना इस पर स्टैंड साफ नहीं करती तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। सरकार स्टैंड साफ नहीं करेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करती है तो उसमें भी वक्त लग सकता है। तो ऐसे में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा कैसे शुरू हो पाएगी, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राज्य में कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन आज से लागू है। सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे बाजार, सिर्फ रविवार को बंद रहेंगे बाजार। मसूरी, नैनीताल में मंगलवार को बंद रहेंगे मार्केट। पर्यटन स्थल होने के कारण रविवार को यहां पर छूट है।
और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस से जुड़ी खबर की। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायक दल की बैठक के बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। सोनिया गांधी अब नेता प्रतिपक्ष पर फैसला करेगी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद विधायक दल की बैठक में सोनिया गांधी को अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने सभी विधायकों से अलग अलग भी बात की है और अब विधायकों की राय हाईकमान को बताई जाएगी। मंगलवार को नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। फिलहाल गोविंद सिंह कुंजवाल और करण माहरा इस रेस में सबसे आगे हैं। और 3 दिन से उत्तराखंड कांग्रेस में नेता दिल्ली में है। नेता विपक्ष को लेकर लाख माथापच्ची के बाद भी बड़े नेताओं और विधायकों में एक राय नहीं बन पा रही है और इसलिए अब फाइनल फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस की सीनियर लीडर इंदिरा हृदयेश के निधन ने उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत बदल कर रख दी है। वैसे चुनाव तो नेता प्रतिपक्ष का होना है, लेकिन कई बड़े नेताओं की नजर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है और वो नेता चाहते हैं कि प्रीतम सिंह नेता विपक्ष बन जाएं। लेकिन मौजूदा हालात में अध्यक्ष की उम्मीद पाले नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि नेता विपक्ष के नाम पर अब विधायक 2 खेमों में बंट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक 5-5 में बंट गए हैं। काजी निजामुद्दीन, राजकुमार, आदेश चौहान और प्रीतम सिंह करण माहरा के पक्ष में है, तो वहीं ममता राकेश, फुरकान अहमद, मनोज रावत, हरीश धामी, गोविंद सिंह कुंजवाल के पक्ष में है। हालांकि सीनियर नेताओं का कहना है कि जो भी फैसला हो 2022 चुनाव को देखते हुए होना चाहिए। मेहनत और सबको साथ में लेकर के जिस तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं, हमको 22 की चुनौती को ध्यान में रखना है। 22 में कांग्रेस कैसे सत्ता में आ सकती है, उत्तराखंड के विकास के पहिए को कैसे पुनः पटरी पर ला सकती है, उस पर विचार करना चाहिए। शनिवार से सोमवार तक दिल्ली में अलग अलग मीटिंग चल रही है, लेकिन फाइनल फैसला होता नहीं दिख रहा और अब फैसला हाईकमान पर छोड़ने की बात हो रही है, जिसका इंतजार उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं को भी है। हाईकमान क्या निर्णय लेती है, सीनियरिटी को देखती है या कंटिन्यूटी को देखती है या कुछ, वो तो हाईकमान पे डिपेंड है। लेकिन जो भी होगा वो निश्चित तौर से जनता के हित के लिए होगा और राज्य के हित के लिए होगा और पार्टी के हित के लिए होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष का नाम तय होने से पहले सियासी समीकरण टटोले जा रहे हैं और नेता विपक्ष के नाम के ऐलान पर ही अभी आगे होने वाला सियासी गणित टिका है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और रामनगर में बीजेपी का चिंतन मंथन लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि इसी तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे पार्टी का मंथन शुरू हुआ। बीजेपी ने 2022 के लिए रोड मैप तैयार किया है, तो अपनी ही पार्टी की समीक्षा भी की गई है। इसके अलावा 2002 से लेकर 2017 के चुनाव की समीक्षा की गई और अन्य राजनीतिक दलों को लेकर भी बातचीत हुई। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर सुधार को लेकर बातचीत की गई। पार्टी में बढ़ रही बयानबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर भी गहनता से चिंतन मंथन हुआ है। और रामनगर से खबर है, जहां पर आज से कॉर्बेट नेशनल पार्क खुल जाएगा। फिलहाल डे विजिट के लिए पार्क को खोला जाएगा। आज पार्क के लिए झरना, ढेला और गर्जिया जोन खुलेंगे। कोविड के कारण बंद पार्क को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने खोलने के आदेश दिए हैं। तो वो आज से कॉर्बेट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ डे विजिट हो पाएगी। जो नाइट सफारी है ये सब नहीं हो पाएगा। और आज से कहा यह जा रहा है कि जितने भी वहां पर पार्क के जोन है, यानी कि झरना, ढेला और गर्जिया जोन, वो खुलेंगे। यहाँ पर पर्यटक पहुंच सकते हैं, यहाँ पर कॉर्बेट का दीदार कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने इसे खोलने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर कॉर्बेट पार्क खोला जाएगा। इसके जितने जोन हैं उसे फिलहाल खोले जाएंगे। 3 जोन ऐसे बताए जा रहे हैं, झरना, ढेला और गर्जिया, जो कि आज से खुल जाएंगे, लेकिन वो भी सिर्फ डे विजिट के लिए। कॉर्बेट आज से
पर्यटक जा सकते हैं, लेकिन डे विजिट के लिए ही खुलेगा। नाइट सफारी या नाइट विजिट के लिए नहीं खोला जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ इसे खोला जाएगा। गोविंद पाटनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, आज से कॉर्बेट खुल जाएगा, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे खोला जाएगा और कौन कौन से ऐसे जोन है जो कि जहां पर पर्यटक जा सकते हैं? लगता है गोविंद से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें आज से कॉर्बेट पार्क खोला जा रहा है। 3 ऐसे जोन है जिसे खोला जाएगा और सिर्फ डे विजिट ही कर पाएंगे पर्यटक। यहां पर नाइट विजिट अभी नहीं हो पाएगा, यानी कि नाइट सफारी यहां पर नहीं हो पाएगी। और हरिद्वार कुंभ में फर्जीवाड़ा करने वाली मैक्स कंपनी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब जो रिपोर्ट आपको न्यूज 18 दिखाने जा रहा है उसमें साफ है कि अगर एसआईटी ने हर पन्ना सही तरीके से पलटा तो सचिवालय के कई सफेदपोश अधिकारी और कर्मचारी सलाखों के पीछे होंगे। कुंभ टेस्टिंग फर्जीवाड़े की आरोपी मैक्स कंपनी का कच्चा चिट्ठा हैरान करने वाला है। सोशल एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने इस मामले में कई अहम डॉक्यूमेंट जुटाए हैं और बड़े खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक पहले मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक शरद पंत ने कंपनी के नाम पर कोई काम नहीं किया, बल्कि काम फर्म के नाम पर हुआ। कंपनी के नाम में रजिस्ट्रेशन MAXX के नाम से था, जबकि फर्म में सिर्फ MAX मैक्स लिखा गया। फिर 11 जनवरी 2021 को कंपनी ने मेला अधिकारी को लेटर लिखा, जिसमें बताया गया कि कंपनी कोरोना टेस्ट कर सकती है, और असल खेल इसी लेटर में हुआ। ये जो सिग्नेचर है जिसमें तारीख प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है जैसे 12/1/2021 है, यानी 11 तारीख को जनवरी में ये एप्लीकेशन गई और 12 जनवरी को ये एप्लीकेशन एंटरटेन हुई और उन्होंने मार्क कर दी किसको, अनिल रतूड़ी जी, ये हैं चीफ फार्मासिस्ट हरिद्वार के। लेकिन जब गौर से इसको देखो तो इसमें ओवर राइटिंग दिखती है। उस ओवर राइटिंग को मैंने इन्फ्लेट करके देखा, एनलार्ज करके देखा। ये आपको PDF में भी मैं दे रहा हूँ। इसमें स्पष्ट है कि ये जो सिग्नेचर है उसके नीचे डेट है, ये दरअसल 12/3/2021 था। इसे कोई भी पढ़ सकता है। इसको 3 को काट करके 12/1 किया गया। कुंभ मेला अधिकारी ने मैक्स फर्म को अप्रूवल नहीं दिया तो मामला सचिवालय पहुंचा, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े अफसरों ने फाइल पास करने में सेकंड की भी देरी नहीं की, जिसके पीछे रसूख और रिश्तेदारी का खेल बताया जा रहा है। सचिवालय में मैं मल्लिका पंत की जो बहन है अंबिका पंत, वो एक वरिष्ठ अधिकारी है सचिवालय में और स्वास्थ्य विभाग में ही है वो, और उनके जो बॉस है YK पंत एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों के बीच में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इन लोगों के विभाग से इनकी फाइल बड़े आराम से थ्रू हो गई और अल्टीमेटली ये मामला इन सब के इन्फ्लुएंस से, उसमें अमित नेगी भी उस वक्त सचिव थे और ये फाइल वहाँ से होते हुए इनको एक आम अवार्ड हो गया। अवार्ड बड़े गलत तरीके से हुआ। अवार्ड मैक्स कॉरपोरेशन को, मैक्स कॉरपोरेट सर्विस को काम मिला और आगे 2 सब कॉलम बना दिए। काम इनको मिला लेकिन काम ये 2 करेंगे। यानी कुंभ में जो घोटाला हुआ उसके तार सीधे सचिवालय से जुड़े नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हरिद्वार में संक्रमण कम दिखाने से लेकर ICMR का सीक्रेट पासवर्ड भी मिसयूज हुआ। कुल मिलाकर कुंभ में हुए घोटाले की कड़ियां अगर SIT ने ढंग से जोड़ी तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर सचिवालय तक जांच की आंच आने में देर नहीं लगेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और उत्तराखंड में पिछले 1 महीने से कई संवैधानिक पद खाली हैं। हालात यह है कि 12 घंटे भी जिन पदों को खाली नहीं रखा जा सकता उन पर कोई फैसला तक नहीं हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। राज्य में मंडी परिषद के अध्यक्ष से लेकर बच्चों के हक की आवाज उठाने वाले बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष का पद भी खाली है। तस्वीरें तो ऐसी हैं कि सुबह 11 बजे तक बाल आयोग का एक भी सदस्य दफ्तर नहीं पहुंचा, जबकि कोविड की तीसरी लहर बच्चों के लिए ही सबसे खतरनाक कही जा रही है और सरकार भी वात्सल्य जैसी योजना लेकर आई, लेकिन कहां तो 12 घंटे भी पद खाली नहीं रहने का नियम है, जबकि यहां तो पूरा महीना हो चुका है। तो इसलिए आयोग को तो बिल्कुल आप खाली रख ही नहीं सकते हैं, चाहे वो वीमेन आपका कमीशन हो या आपका चाइल्ड राइट कमीशन हो या आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो, तो ये इवन देन आपका अल्पसंख्यक आयोग कमीशन हो, तो ये कमीशंस जो हैं इनको आप खाली नहीं रख सकते क्योंकि ये संवैधानिक पद हैं। और अब कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है और साफ आरोप लगाया है कि पूर्व CM त्रिवेंद्र के करीबियों को किनारे किया जा रहा है
और आपसी कलह के चलते नए दायित्व तय नहीं हो पा रहे, जबकि बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में दिख रही है। लेकिन जब तमाम महत्वपूर्ण पद खाली रहेंगे सिर्फ इसलिए कि तीरथ रावत आ गए हैं, अब त्रिवेंद्र रावत के लोगों की यहाँ पर कमी जो है उसको दूर करा जाना चाहिए, आपने सारे लोगों को सिलसिलेवार तरीके से हटा दिया जो उनके आदमी थे, कुल मिलाकर वो भाजपा के लोग थे, तो कहीं ना कहीं समन्वय की कमी जो देखने को मिली उसका खामियाजा आज प्रदेश भुगत रहा है। एक चिंतन बैठक चल रहा है अभी रामनगर में, और चिंतन बैठक के बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे ताकि जो संवैधानिक पद है उन पे तुरंत जो है कार्रवाई हो, वो भरे जाएं। अब चुनावी साल में संवैधानिक पदों पर भी नियुक्ति नहीं होना बीजेपी की अधूरी तैयारी जरूर दिखाता है, मगर सवाल यह है कि कांग्रेस इसे कितना कैश कराती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि किसी ब्राह्मण नेता को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष। नेता विपक्ष के लिए प्रीतम सिंह के नाम पर भी विचार चल रहा है। नए अध्यक्ष के लिए प्रीतम सिंह की पसंद को मिल सकता है मौका। दिल्ली के नाम पर हो रही है चर्चा। तो बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को साधने की कोशिश है, ब्राह्मण और राजपूतों को साधने की कोशिश है। इसलिए तमाम समीकरणों के साथ अब नेता विपक्ष का चुनाव होगा। तो इन तमाम खबरों के साथ